वेलकम इन इंडियन पॉलिटी क्लास स्टूडेंट। हम लोग भारतीय संविधान का विकास पढ़ रहे हैं और अभी तक के क्लास में हम लोगों ने 1853 के अधिनियम तक के सफ़र को तय किया है। यहाँ पर एक चीज़ बताते चले कि इस संवैधानिक विकास के आरंभिक क्लास में हमने आपको बताया था कि भारत के संवैधानिक विकास में ब्रिटेन का जो योगदान है उसको दो चरणों में बांटकर हम लोग अध्ययन करेंगे। एक चरण अधिनियम का ऐसा था कि जिसका उद्देश्य ईस्ट इंडिया कंपनी पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करना था और 1773 से 1853 ईस्वी तक जितने भी चार्टर एक्ट या अधिनियम पारित किए गए उन सभी के माध्यम से कंपनी पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित किया गया और अंत में 1853 के अधिनियम के बाद कंपनी का अस्तित्व समाप्त हो गया और उसके बाद भारत में ब्रिटिश सम्राट का या ब्रिटेन का प्रत्यक्ष शासन आरंभ हुआ। तो इसके बाद जो हम लोग अध्ययन करेंगे उसमें वो अधिनियम होगा, वो एक्ट होगा जिसका उद्देश्य ब्रिटिश शासन को सशक्त करना हो, मजबूत करना हो। अभी तक जितना पढ़े उसका उद्देश्य ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करना था, नियंत्रित करना था। अब जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उसका उद्देश्य कि ब्रिटिश शासन के प्रत्यक्ष शासन को मजबूत करना था, सशक्त बनाना था, कि कैसे हम जो है इसको मजबूत बनाएं। इस क्रम में एक बात हम आपके सामने रखना चाहते हैं, वो ये कि जो ब्रिटिश शासन का शासन आरंभ हुआ ब्रिटेन का, तो उसके पीछे पृष्ठभूमि तो बहुत पहले से चली आ रही थी। जैसा प्रीवियस क्लास में आपने देखा कि ब्रिटेन में मांग शुरू से हो रही थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो और यही वजह है कि धीरे धीरे उसके अधिकारों में कमी की गई और अंत में 1853 में एकदम पंगु बना दिया गया। और ये कह दिया गया कि किसी भी समय इसको समाप्त किया जा सकता है। लेकिन जिस डर से कंपनी का शासन समाप्त करने की बात पूर्व में हो रही थी, वो डर था भारत की जनता का विद्रोह। और जैसे ही 1857 का विद्रोह हुआ उसके बाद ब्रिटेन की सत्ता को समाप्त कर दिया और इसके बाद ब्रिटिश शासन की नीति परिवर्तित हो गई। वो नीति को वैधानिक रूप से आपको समझना होगा और नीति ये परिवर्तित हुई कि शासन तो हम ही करेंगे, लेकिन इस नीति के तहत शासन करेंगे कि भविष्य में कोई विद्रोह ना हो 1857 की तरह। इसके लिए क्या उपाय किया जाए? तो इसके लिए भारतीयों को शासन में कुछ भागीदारी दे दिया जाए ताकि उससे दो फायदा हो। एक कि ये संतुष्ट रहे कि हम भी तो शासन में हैं ही हैं, मेरी बात भी सुनी जा रही है, और दूसरा कि शासन में इनके कुछ लोग रहेंगे तो उसके परिणाम स्वरूप जो है हमें इनके असंतोष की जानकारी प्राप्त हो जाएगी और हम उनके असंतोष को दूर कर देंगे और इस तरीके से 1857 की तरह पुनः कोई विद्रोह नहीं होगा। तो इसका अर्थ ये हुआ कि अब जो अधिनियम बनेगा उस अधिनियम में भारतीयों को शासन में यानी ब्रिटिश शासन में भागीदारी दिए जाने की कोशिश की जाएगी और ये जो भागीदारी दिए जाने की कोशिश आरंभ हुई, इसी से पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट का हमारे देश में उदय हुआ। आप सोचते हैं ना कि आखिर संसदात्मक शासन पद्धति हमारे देश में वर्तमान समय में क्यों पाई जाती है? तो क्या ये संविधान सभा ने एक बैग बना दिया? नहीं, ये इसी समय से इसकी प्रक्रिया शुरू होगी। मंत्रिमंडलात्मक शासन व्यवस्था की प्रक्रिया 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से शुरू हुआ। कैसे? तो गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी ही मंत्रिमंडल के रूप में आगे विकसित हुई और संसद का जहां तक बुनियाद है तो वो 1861 के अधिनियम से पढ़ना शुरू हो गया, या और पहले जाइए तो छोटे रूप में अल्प रूप में 1853 से ही शुरू हो गया। लेकिन भारतीयों की भागीदारी के साथ अगर बात करें
तो 1861 के अधिनियम से संसदात्मक शासन पद्धति की नींव पड़ गई। यही वजह है कि देश जब आजाद हुआ तो जो कि संसदात्मक शासन व्यवस्था की जड़ें बहुत गहरी थी, स्वतंत्रता आंदोलन के अंदर घुसी हुई थी, और ऐसी जड़ें का अर्थ यह हुआ कि यही शासन भारत के लिए व्यवहारिक है। अगर इसके जगह पर अध्यक्षात्मक शासन व्यवहारिक होता तो उसका विकास होता, लेकिन विकास हुआ क्यों, किसका? तो पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट का। यही वजह है कि जो संसद भवन आप देखते हैं, अब तो खैर नया बन गया, पुराना वाला संसद भवन तो ये स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान 1926 में बना। या और संस्थाएं जैसे सुप्रीम कोर्ट स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान 1936 में बना। यह संघ लोक सेवा आयोग 1926 में बना। तो वर्तमान समय में जितनी भी राष्ट्रपति भवन, ये भी पहले बना, जिसमें पहले वायसराय या गवर्नर जनरल रहा करता था। तो इस तरीके से जो भी वर्तमान समय का प्रशासनिक सेटअप है उसका ग्रेजुअली धीरे धीरे कर करके विकास ब्रिटिश शासन के दौरान होता रहा। क्लियर? तो ये शुरू में बता देना आपको जरूरी था, क्योंकि दोनों चरण के अंतर को आप समझ पाइए। अब आज के क्लास का मेरा मुख्य फोकस ये है कि हम 1858 के अधिनियम को भारतीय शासन अधिनियम, अभी तक जो हम पढ़ते आ रहे थे वो चार्टर एक्ट का मतलब अनुमति पत्र, यानी आपको 20 साल के लिए पुनः इजाजत दी गई कि आप भारत पर शासन कीजिए। किसको इजाजत दी गई? तो कंपनी। अब कंपनी समाप्त हो गई, मतलब कंपनी का शासन समाप्त हुआ। कंपनी कुछ दिन रही है, वो बाद में राज खोलेंगे आपको, लेकिन कंपनी का शासन समाप्त हुआ। तो अब ब्रिटिश सम्राट के अधीन ब्रिटिश मतलब अंग्रेजों का शासन यानी ब्रिटेन का शासन शुरू हुआ। तो ये सत्ता परिवर्तन जो होता है, एक्सचेंज ऑफ पावर होता है, किससे? ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश सम्राट में, वो 1858 के अधिनियम के तहत होता है। बात समझ में आ रही है? यानी भारत शासन अधिनियम 1858। क्लियर? तो इसमें हम लोग देखेंगे कि कैसे कैसे क्या हुआ था। अन्य अधिनियमों के तहत जो इसमें भी पढ़ेंगे कि 1858 के अधिनियम का परिवेश, सर्कमस्टांसेस, यानी किस परिवेश में यह अधिनियम आया। ठीक है ना? तो उसमें देखिए, अगर एक मुद्दा लें तो वो 1853 के चार्टर एक्ट का प्रावधान, ये हम लोग को देखेंगे कि तो इसी में ये बात शामिल थी। ठीक है? दूसरा, द्वैध शासन से असंतोष, द्वैध शासन से असंतोष, ये एक कारण होगा। और उसके बाद तीसरा, 1857 का विद्रोह। ठीक है? तो इसमें यही तीन परिवेश उत्तरदायी था 1858 के भारत शासन अधिनियम के लिए। ठीक है? हम समझते हैं कि इतना गहराई से आपको पूर्व का अधिनियम हम पढ़ाए हैं कि सिर्फ बिंदु लिख देने से या बिंदुगत बातें कह देने से आप समझ गए होंगे कि आखिर 1858 के भारत शासन अधिनियम बनाने के पीछे कौन सा सर्कमस्टांसेस, कौन सा परिवेश उत्तरदायी था। लेकिन पढ़ाई की गणपूर्ति के लिए कह लीजिए कि हम इसकी व्याख्या कर दे रहे हैं।
ताकि एक सिस्टम के तहत आपको बातें समझ में आ जाए। हमने लिखा है कि 1853 के चार्टर एक्ट का प्रावधान। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1853 के चार्टर एक्ट में ही ये प्रावधान था कि अब भविष्य में कंपनी का शासन समाप्त हो जाएगा। वो कैसे हम कह रहे हैं, वो ऐसे कह रहे हैं कि 1853 के अधिनियम में बात कह दी गई थी कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी को एक निश्चित अवधि के लिए 20 वर्षों के लिए चार्टर नहीं दिया जा रहा है। अब ये एक प्रन्यास है सम्राट का, एक ट्रस्ट है, और संसद को कभी भी अधिकार है कि वो ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर सकता है। तो ऐसा प्रोविजंस क्यों हुआ? ऐसा प्रोविजंस इसलिए हुआ क्योंकि कंपनी के समाप्त करने की मांग बहुत पहले से चली आ रही थी, और अब अंग्रेजों के लिए, ये ब्रिटेन के लिए संभव नहीं था कि उस मांग को दबा दे। इसलिए उस ग्रुप को संतुष्ट करने के लिए यह जरूरी था कि कंपनी के अस्तित्व को समाप्त करने वाले प्रोविजंस को शामिल किया जाए। लेकिन साथ ही साथ ब्रिटेन कंपनी को भी खुश रखना चाहता था, इसलिए उसको अनिश्चित काल के लिए चार्टर दे दिया गया। 1853 के अधिनियम में दोनों पक्ष को खुश करने का प्रयास किया गया था। खैर, दोनों पक्ष को खुश करने का प्रयास किया गया था, एक अलग बात थी, लेकिन इतना तो तय हो गया था ना कि 1853 के अधिनियम से यह लग रहा था कि अब ब्रिटिश सत्ता को यह अधिकार हो गया है, या ब्रिटिश संसद को यह अधिकार प्राप्त हो गया है कि वो किसी भी समय ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर सकते। तो इस तरीके से यह कहा जा सकता है कि 1853 के अधिनियम में ही कंपनी के समाप्त करने के और ब्रिटिश सत्ता के शासन के आरंभ करने के बीच छुपे हुए थे, यानी वही परिवेश का निर्माण कर दिया था 1853 का अधिनियम। अब देखिए दूसरा, द्वैत शासन से असंतोष। तो ये लगातार पूर्व के जितने अधिनियम है सब में इस बात का व्याख्या हमने किया। एक अधिनियम को पढ़ाने के क्रम में पूरा एक्सप्लेन कर दिया कि भारत में 3 प्रकार के द्वैत शासन ब्रिटिश शासन काल में पाए गए। यहां जिस द्वैत शासन की बात हो रही है वो कौन वाली? तो 1784 में जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अस्तित्व के साथ साथ, तो ये द्वैत शासन था। पूरा तथ्य आप जानते हैं। तो इससे दिक्कत क्या हुआ कि अब भारत पर शासन करना बहुत बड़ा समय का दुरुपयोग का काम हो गया। यानी एक चीज के लिए 2 जगहों पर कागज जाता था और दोनों की अनुमति मिलने के पश्चात ही वो चीज जो है वो भारत में लागू होती थी। तो इससे प्रशासन में देरी हो रही थी, उससे बहुत उसी समय से असंतोष पैदा हो गया था। और वो असंतोष उस द्वैत शासन का, यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल का साथ साथ शासन करने का जो तरीका था, वो अब अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया कि अब इस व्यवस्था को रखना उचित नहीं है, इसके जगह पर कोई ना कोई नई व्यवस्था होनी चाहिए। और असंतोष से ग्रसित लोगों की यह मांग थी कि इस व्यवस्था को समाप्त करके भारत के लिए सीधे एक भारत सचिव की नियुक्ति कर दिया जाए, यानी दोनों का शासन एक ही के हाथों में दे दिया जाए। ठीक है। तो इसने भी, यानी द्वैत शासन के पृष्ठभूमि ने भी परिवेश बनाया 1858 के भारत शासन अधिनियम। क्लियर? अब देखिए आगे है, इसमें एक चीज और, 1857 का विद्रोह का परिवेश पढ़ने से पहले उसमें एक चीज और घुसा सकते हैं आप कि जो ब्रिटेन में कंपनी की स्थिति थी, तो उस कंपनी के स्थिति की वजह, बल्कि लिख ही देते हैं, इसके बाद उसको ये करेंगे, 4 पॉइंट कर देते हैं, ठीक है ना। और वो है कंपनी के वैधानिकता का प्रश्न। कंपनी के वैधानिकता का प्रश्न, ठीक है। उसके बाद चौथा कर देते हैं 1857 का विद्रोह।
ठीक है। कंपनी की वैधानिकता पर शुरू से ही प्रश्न उठता आ रहा था। वैधानिकता पर प्रश्न का अर्थ क्या है कि क्या किसी व्यापारिक कंपनी को शासन करने का अधिकार है। तो ये एक जिन्विन प्रश्न था। इस प्रश्न की अवहेलना कंपनी के द्वारा घूस दे दे करके करवाई जाती रही। ब्रिटिश पार्लियामेंट में जब भी ये प्रश्न उठा तो पैसा दे करके अपना समर्थक वर्ग खड़ा कर दिया गया, इस मुद्दे को दबा दिया गया। लेकिन ये प्रश्न हमेशा जीवित रहा कि एक म्यान में दो तलवार कैसे हो सकती है। एक देश है तो संप्रभुता उस देश में निहित करेगी, न कि उस देश में निहित करने के साथ साथ उसके किसी कंपनी में निहित करेगी। भारत में जो चार्टर दिया गया था ब्रिटिश सम्राट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को, वो व्यापारिक एक अधिकार दिया गया था, शासन करने का अधिकार नहीं दिया गया था। तो उस चार्टर के मूल भावना के ही विपरीत था कंपनी का भारत में शासन करना। लेकिन 1773 से कंपनी धन बल के आधार पर जो है वो अपने शासन को ब्रिटेन में संसद के माध्यम से चार्टर के द्वारा पास करवाती रही। लेकिन अब कंपनी में भ्रष्टाचार इतना व्याप्त हो गया था और कुव्यवस्था इतनी फैल गई थी, और इसके कर्मचारी जो लौट करके ब्रिटेन जाकर के अस्थायी रूप से बस रहे थे, उनके द्वारा ब्रिटिश समाज को जो भ्रष्ट किया जा रहा था, तो अब कंपनी के स्वरूप को स्वीकार करना ब्रिटिश वासियों के लिए मुमकिन नहीं था। इसलिए अब इनकी वैधानिकता का प्रश्न ब्रिटिश संसद में अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच चुका था और कंपनी के समर्थन के लिए सांसद अब नहीं मिल रहे थे, क्योंकि उन्हें भी जनता के पास जाना था। यानी कंपनी के वैधानिकता का प्रश्न अब एक जन भावना बन गई थी कि संप्रभु ब्रिटेन भारत में है या संप्रभु भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी है। तो जो विचारधारा उभर करके सामने आ रही थी वो ये कि कंपनी संप्रभु भारत में नहीं है, बल्कि अगर शासन ही करना है वहां तो ब्रिटिश सम्राट संसद के माध्यम से प्रत्यक्ष रूप से शासन करे। तो ये डिमांड अब पूर्णता को प्राप्त कर चुका था। यह डिमांड कंप्लीट फेज अख्तियार कर चुका था, और ये तीनों परिस्थितियां जब उत्पन्न हो गई तो फिर एक घटना घट गया, 1857 का विद्रोह। तो इस घटना ने रही सही कसर जो है, जो डिले होता 1 साल 2 साल और वो डिले होने की संभावना समाप्त हो गई। अब ब्रिटिश सम्राट को या ब्रिटिश शासन को कोई आधार नहीं बचा कंपनी के शासन को बचाए रखने के लिए। अब कंपनी का शासन करना निश्चित रूप से अनिवार्य हो गया। बात समझ में आई? तो ऐसी परिस्थिति में ये जो 4 कारण थे, अब अधिनियम के निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई। ये थोड़ा सा अलग से जोड़ दे रहे हैं इसलिए कि इसमें एक नाम है, उसको अगर नहीं बताएंगे तो आप कंफ्यूज कर जाइएगा बाद में। अधिनियम का के निर्माण की प्रक्रिया, निर्माण की प्रक्रिया आरंभ हुई, है ना जी सर। और इसको हम लोग, छोटा सा टॉपिक है, उसमें 2 नाम हम लोग को देखना है। एक नाम जो देखना है हम लोग को वो लॉर्ड पामस्टन, लॉर्ड पामस्टन। दूसरा नाम हम लोग को देखना है लॉर्ड डर्बी। क्या देखना है? लॉर्ड डर्बी, लॉर्ड डर्बी। ठीक है। और तीसरा नाम देखना है डिजरेली। हाँ, समझा देते हैं। हमको इसी यही 3 नाम आपको याद करवाना है। क्यों याद करवाना है कि अगर ऑब्जेक्टिव में चाहेगा तो आपको क्वेश्चन फंसा सकता है यहाँ पर।
और आप फंस जाइएगा बहुत आराम से। मामला ये है यहाँ पर कि जब ये सरकमस्टांसेस ब्रिटेन में उपस्थित था तो उस समय लॉर्ड पामस्टन ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था। तो इसने 1858 का भारतीय शासन अधिनियम का विधेयक यानी बिल ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत किया। ठीक है, बिल जब प्रस्तुत किया तो एक सदन में बिल पास हो गया, लेकिन दूसरे सदन में जाता ही बिल के पामस्टन की सरकार गिर गई। ठीक है, और पामस्टन के स्थान पर फिर लॉर्ड डर्बी की सरकार बनी। लॉर्ड डर्बी के सरकार में डिजरेली जो थे, जो बाद में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने, ये वित्त मंत्री थे। ये क्या थे? फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री। और ये दोनों जो थे वो प्रधानमंत्री थे। कैसे? तो एक 1858 के अधिनियम के पारित होने से पहले थे और एक ने 1858 के भारत शासन अधिनियम को पारित किया। तो जब लॉर्ड डर्बी ब्रिटिश प्रधानमंत्री बने तो इन्होंने ब्रिटिश संसद में 1858 का भारत शासन अधिनियम प्रस्तुत किया और यह अधिनियम पारित हो गया डर्बी के समय, डर्बी के द्वारा। तो यहां पर बताने का मेरा मेन उद्देश्य है कि आप क्वेश्चन अगर ये आ जाए कि 1858 का अधिनियम किसके शासनकाल में पारित हुआ, तो डर्बी होगा, पामस्टन नहीं। पामस्टन का हर किताब में इतना लिख दिया गया है ना कि आप निश्चित रूप से उसी का पीरियड मान लीजिएगा। 1857-58 का अधिनियम पारित हुआ। हाँ, तो 1858 का भारत शासन अधिनियम पारित करने वाला ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? लॉर्ड डर्बी, लॉर्ड पामस्टन नहीं। क्लियर? अब देखिए हम आते हैं मुख्य प्रावधान पे। ठीक है, किस पर आते हैं? इम्पोर्टेंट पॉइंट, मुख्य पॉइंट पे कि 1858 के अधिनियम का प्रावधान। ठीक है, अब बारी बारी से हम लोग देखेंगे इसको कि इस अधिनियम में निदेशक मंडल, ये तो आप जान रहे हैं, निदेशक मंडल, इंग्लिश भी लिख देते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, डायरेक्टर हो गया। और उसके बाद नियंत्रक मंडल है ना, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, नियंत्रक मंडल। इसका इंग्लिश क्या होगा? बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ठीक है, इसमें क्या किया गया कि ये दोनों की शक्तियां एक की हुई, दोनों की शक्तियां भारत सचिव, क्या पद था? भारत सचिव, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट में क्या कर दी गई? निहित कर दी गई। मतलब मिला दिया गया। हाँ, निहित मैंने उसको दे दिया गया, एक नया पद क्रिएट किया गया और ये दोनों जो काम करते थे, ठीक है, निदेशक मंडल और नियंत्रक मंडल, अभी भारत सचिव करेंगे। अब भारत सचिव करेंगे। अब देखिए यहां पर जो चीज आदमी ध्यान नहीं देता है वो
कि जो नियंत्रक मंडल था, जो नियंत्रक मंडल था, ये समाप्त कर दिया गया। बहुत माइन्यूटली समझिए, इसको रेड से लिख देते हैं तब आपको समझ में आएगा। ये जो नियंत्रक मंडल था, ठीक है ना, इसको क्या कर दिया गया? समाप्त किया गया। हाँ, इसका अस्तित्व ही नहीं रहा। ये क्या कर दिया गया? नियंत्रक मंडल समाप्त कर दिया गया। ठीक है, कर दिया गया। एक तो ये बात हुआ। यहां पर लिख देते हैं कि निदेशक मंडल का क्या हुआ। इसे समाप्त नहीं किया गया, इसका अस्तित्व 1876 तक बना रहा, किसका सर? निदेशक मंडल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का। ये जो मामला है, इस मामले को भी आप समझिए। नहीं, अगर इसको आप नहीं समझिएगा तो ये प्रश्न अनुत्तरित रह जाएगा। शक्ति दोनों की समाप्त हो गई, ध्यान दीजिएगा बात को। निदेशक मंडल की भी शक्ति समाप्त हो गई और नियंत्रक मंडल की भी शक्ति समाप्त हो गई। यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर दोनों के कार्य करने का अधिकार समाप्त हो गया। तो कार्य करने का अधिकार समाप्त होना एक अलग तथ्य है और उसका अस्तित्व समाप्त होना एक अलग बात है। तो कार्य तो दोनों का संग संग समाप्त हुआ। अब अस्तित्व की बात आते हैं तो उसमें दो बातें दिखाई पड़ती हैं। एक कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल का अस्तित्व तो समाप्त हो गया, मतलब इसमें जो भी लोग होंगे, कितने लोग थे? 6 लोग थे। तो अब 6 लोग नहीं होंगे, आदमी तो होगा लेकिन उनका पद नहीं होगा। लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर समाप्त नहीं हुआ, ये 1 जनवरी 1876 को समाप्त होता है। तो प्रश्न ये है कि इसको समाप्त क्यों नहीं किया गया? निदेशक मंडल को भी समाप्त कर दिया जाता, व्यापारिक एकाधिकार भी कंपनी का समाप्त, शासन करने का अधिकार भी कंपनी का समाप्त। तो फिर कंपनी को बनाए क्यों रखा जा रहा है आपके पास जवाब? तो इसका जवाब कुछ इस प्रकार से है कि कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार न समाप्त किया गया था, व्यापारिक अधिकार तो समाप्त नहीं किया गया था। व्यापारिक एकाधिकार, कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार, मोनोपोली समाप्त की गई थी। कंपनी का व्यापार करने का अधिकार समाप्त नहीं किया गया था। जैसे ब्रिटेन के अन्य लोग व्यापार कर रहे हैं तो व्यक्तिगत रूप से कंपनी भी व्यापार कर सकती थी। और क्यों? क्योंकि उसका व्यापारिक गतिविधि पहले से चला रहा था और एक बैग समाप्त नहीं किया जा सकता था। गुमास्ता पत्ती थी, बहुत सा को पैसा दिए हुए था, वो उसके एम्प्लॉय थे जो गांव देहातों में फैले हुए थे, उसके बिल्डिंग्स थे, उसके स्टोरेज हाउस थे, उसकी जहाजें थी। तो एक बैग कैसे कोलैप्स कर जाता? तो इसलिए व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त किया गया था, व्यापारिक अधिकार को नहीं। पहली बात। दूसरी, बहुत माने माइक्रो स्टडी है कि नहीं है, एकदम सूक्ष्मता के साथ। दूसरा कि इस अधिनियम में भी कुछ प्रावधान ऐसे थे जिसमें निदेशक मंडल का स्थान बनता था, वो बाद में चल के राज खुलेंगे। यानी वो बॉडी जो बनती वो निदेशक मंडल के सहमति से ही बनती, तो इसलिए भी उसका जरूरी था अस्तित्व में रहना। नहीं रहता तो बॉडी नहीं बनती 1858 के तहत। अभी फौरन बताएंगे कौन सी बॉडी थी। और तीसरा और अति महत्वपूर्ण यह था कि भाई ये कंपनी ज्वाइंट स्टॉक कंपनी थी ना, संयुक्त पूंजी कंपनी थी ना, इसमें एक व्यक्ति का तो पूंजी नहीं लगा हुआ था, बहुतों लोगों का पूंजी लगा हुआ था। तो नियम के अनुसार उसका पूंजी अब वापस कीजिएगा तब ना कंपनी समाप्त होगी। तो पूंजी इतनी विशाल हो गई थी
कि उतना अभी पैसा नहीं था कंपनी के पास कि अपने शेयरधारकों को दे करके कंपनी को समाप्त कर दिया जाए। तो ये 3 सर्कमस्टांसेस थे जिसके कारण कंपनी का अस्तित्व 1858 में समाप्त नहीं किया गया। और ये तीनों कारण धीरे धीरे 1 जनवरी 1876 तक आते आते खत्म हो गए। तो इसीलिए 1 जनवरी 1876 से कंपनी का अस्तित्व समाप्त हो गया। मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी खत्म हो गया। हाँ 1 जनवरी को। हाँ 1 जनवरी से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर खत्म होने, कंपनी खत्म हो गई। अब बात समझ में आई? तो ये इतना जो है मतलब अंदर का अध्ययन था जो आमतौर पर पुस्तकों में नहीं लिखी रहती है, लेकिन स्टूडेंट्स के सामने जो है ये प्रश्न मुंह बाए हुए खड़ा रहता है और उसको उत्तर नहीं मिलने पर वो झटक कर करके आगे बढ़ जाता है कि क्या करे भाई, नहीं मिल रहा है तो सर तो नहीं नोच लेगा आदमी, चलिए कहीं मिलेगा तो जान लेंगे। अब देखिए कि दूसरा जो प्रोविजंस किया गया उस पर देखिए ध्यान कि भारत सचिव की सहायता हेतु सहायता हेतु 15 सदस्यीय कार्यकारिणी का गठन किया गया। कार्यकारिणी का गठन किया गया। ठीक है। अब आपको बोला था कि कंपनी का एक कारण अस्तित्व का इस अधिनियम में ही छुपा हुआ है, तो वो अब आ गया जानने के लिए। ठीक है। इसमें क्या था कि ये जो 15 सदस्य होंगे, ठीक है ना, इन 15 सदस्यों में से 8 सदस्य, कितना? 8 सदस्य की नियुक्ति ब्रिटिश सम्राट करेगा। कौन करेगा? ब्रिटिश सम्राट करेगा। ठीक है। अब बाकी कितने बचे 15 में? 7। तो ये जो 7 सदस्य है, इस सदस्य की नियुक्ति निदेशक मंडल करेगा। निदेशक मंडल करेगा। बात समझ में आई? तो अगर निदेशक मंडल नहीं रहता तो फिर ये प्रोविजन लागू होता कार्यकारिणी के 15 सदस्यों वाला, हो जाता सर। है ना? 8 ही नियुक्त हो पाते, हाँ 7 नहीं हो पाते। अब देखिए अभी आपका समझने का काम समाप्त नहीं हुआ है। इसमें से भी ये जो 8 सदस्य की बात हो रही है यहां, इसमें से भी जो आधा सदस्य था, कितना? आधा सदस्य का मतलब क्या हो गया? 4। आधा सदस्य ऐसे व्यक्ति नियुक्त किए जाएंगे, किए जाएंगे जिनके लिए 2 शर्तें थी। पहला, 10 वर्ष तक भारत में नौकरी किया हो। 10 वर्ष तक भारत में नौकरी किया हो। हाँ, मैंने कंपनी का नौकरी किया हो। और दूसरा कि 10 वर्ष तक नौकरी के पश्चात
ब्रिटेन में वास किया हो, ब्रिटेन में वास किया हो। तो वास क्या माने? निवासी हो, ब्रिटेन में रहा हो। यानी कहने का मतलब यह है कि आधे सदस्य वयोवृद्ध लोगों को बनाने का प्रयास किया गया, एक्सपीरियंस आदमी को, जिसको भारतीय शासन का पूर्ण अनुभव हो। तो ये दूसरा प्रोविजंस था जो मैंने आपको बताया। अब आ जाइए तीसरा प्रोविजंस। तो तीसरा प्रोविजन था कि कार्यकारिणी के सदस्यों का कार्यकाल सदाचारिता पर आधारित था। मतलब समझे? उनके कैरेक्टर पर। मतलब ये जो कार्यकारिणी के मेंबर थे, प्रश्न था कि कब तक रहेंगे कार्यकारिणी के मेंबर। तो उसमें अटका रहा था कि जब तक सच्चरित्र रहेंगे ये, यानी गुड वर्क इनका रहेगा तभी तक। यानी कोई 2 साल 4 साल 5 साल की अवधि के लिए इनके कार्यकाल को नहीं बांटा गया था। लेकिन साथ ही साथ ये भी कह दिया कि संसद को यह अधिकार प्राप्त होगा कि वो जब चाहे तो कार्यकारिणी के सदस्यों को हटा सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ब्रिटिश शासन ने इस चीज को अपने पास हमेशा सुरक्षित रखा, ब्रिटिश सम्राट ने। ठीक है। अब देखिए अगला जो प्रोविजन था कि भारत सचिव को व्यय और ऋण संबंधी मामलों के अतिरिक्त अपने कार्यकारिणी के निर्णयों को बदलने या रद्द करने का अधिकार था। बदलने या रद्द करने का अधिकार था। ठीक है। इसके मीनिंग्स क्या हुए कि शासन अब तो भारत सचिव करेगा अपने कार्यकारिणी के सहयोग से, लेकिन उसमें कार्यकारिणी में कोई खर्च करने से संबंधित या कर्ज लेने से संबंधित कोई प्रस्ताव पारित किया हो भारत सरकार के लिए कि भारत सरकार व्यय करेगी तो अनुमति कौन देगा? भारत सचिव। ऋण लेना होगा तो अनुमति कौन देगा? भारत सचिव। भारत सचिव काम कैसे करेगा? तो कार्यकारिणी के सहयोग से, यानी वहां प्रस्ताव प्रस्तुत होगा तभी। तो चाहे व्यय का मामला हो या ऋण लेने का मामला हो भारत शासन को, तो उससे संबंधित अगर कार्यकारिणी में कोई प्रस्ताव प्रस्तुत हो गया तो इसको छोड़कर बाकी अन्य जितना भी प्रस्ताव प्रस्तुत होता है सभी को गवर्नर जनरल रद्द कर सकता था या बदल सकता था। ठीक है। तो फाइनेंस को छोड़ करके बाकी मामलों में गवर्नर जनरल कह रहे हैं, भारत सचिव एक प्रकार का डिक्टेटर था। सिर्फ फाइनेंस के मामले में वो डिक्टेटर नहीं था। और ऐसा इसलिए किया गया
कि शासन सुव्यवस्थित रूप से चलता रहे। अगर धनाभाव कर देगा भारत सचिव तो फिर वायसराय भारत में शासन कैसे कर पाएगा? तो धनाभाव ना हो, शासन सुचारू रूप से चले, इसीलिए वित्त संबंधी एक अधिकार उसको नहीं दिया गया। वित्त को छोड़ करके बाकी जितने मामले शासन के थे उस पर उसको एक प्रकार का वीटो का अधिकार मिल गया, बदलने का अधिकार मिल गया। किसको? भारत सचिव को। ठीक है। अब उसके बाद अगला है कि भारत सचिव तथा उसके परिषद का वेतन भारतीय राजकोष से भारतीय राजकोष से देने का प्रावधान किया गया। देने का प्रावधान। अब देखिए, ये लोग हैं ब्रिटेन का, ये पूरा ऑफिस कहां है? ब्रिटेन में। लेकिन सैलरी कहां से मिल रहा है? तो भारतीय राजकोष से। तो आपका आदमी, ऑफिस आपका, यानी एक प्रकार से ब्रिटिश मंत्रिमंडल के लोग थे ये ना। इसके लिए इसका ऑफिस बना हुआ था इंडिया हाउस, उसी में इसका कार्यालय पूरा था। तो ये तो लंदन में था, तो लंदन को खर्च करना चाहिए था, लेकिन नहीं। सिर्फ इनके नहीं बल्कि इंडिया हाउस के में, जैसे यहाँ पटना में जाइएगा तो मुख्यमंत्री जहाँ बैठते हैं पूरा सचिवालय होता है, तो उसमें पूरा एक अमला ही होता है, कितने लोग पदाधिकारी, उसके नीचे अधिकारी, उसके नीचे क्लर्क, चपरासी, एक पूरी व्यवस्था है, उसका खर्च है ना भाई। तो इसी तरीके से इंडिया हाउस में भारत सचिव का कार्यालय था और वो उसमें सारे लोग उसी के अधीन थे। तो जो हम लिखते हैं कि भारत सचिव और उसके परिषद का वेतन दिया, ये खर्च दिया जाएगा राजकोष से, तो इसका अर्थ ये हो कि पूरे इंडिया हाउस का खर्च दिया जाएगा राजकोष से। अब सोचिए कि मेरा जूता मेरा ही सर, यही ना कहावत चरितार्थ होगी। तो ये बात था। अब देखिए, भारत सचिव प्रतिवर्ष ब्रिटिश संसद में भारत का वित्तीय विवरण रखेगा। यानी एक प्रकार से समझिए, लेखा जोखा रखेगा साल का। लेखा जोखा तो क्या हो गया? एक प्रकार से हो गया कि ये बजट हो गया भारत का। यानी बजट की बुनियाद ब्रिटेन में इस अधिनियम के तहत पड़ गई कि अब वायसराय तभी कुछ खर्च कर पाएगा कि जब साहब उसका वेतन जो है वो, सॉरी, उसका बजट ब्रिटिश संसद से पास हो जाए, अन्यथा कोई भी खर्च करने के लायक नहीं रहेगा। उसके बाद अगला कि गवर्नर जनरल को अब वायसराय का अर्थ होता है उपराजा। क्या होता है? उपराजा कहा गया। अब ये क्या मामला है? तो जो वायसराय होगा, जो गवर्नर जनरल होगा भारत का,
गवर्नर जनरल तो रहेगा ही, लेकिन उसके साथ साथ वो वायसराय भी रहेगा, कहा जाएगा पद उसका। तो इसका मतलब ये हो गया कि उसके अधिकारों में तो वृद्धि नहीं हुई ये नया नाम देने से, लेकिन उसकी प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई। गवर्नर जनरल के साथ साथ वायसराय कहा जाएगा। इसका अर्थ ये हुआ कि उसके अधिकार तो समान रहे, पूर्व की तरह रहे, लेकिन उसकी प्रतिष्ठा बढ़ गई। सम्मान बढ़ क्यों? क्योंकि वायसराय का अर्थ होता है उपराजा, अर्थात जो स्थान ब्रिटेन में सम्राट का है वो स्थान वही स्थान भारत में भारत सचिव का है, सॉरी गवर्नर जनरल का है। यस सर। तो एक प्रकार से गवर्नर जनरल क्या हो गया कि भारत का राजा हो गया, सम्राट हो गया, और अपने मूल सम्राट का प्रतिनिधि हो गया। अभी तक गवर्नर जनरल निदेशक मंडल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का प्रतिनिधि था। अब वायसराय कहे जाने का अर्थ यह हुआ कि अब वो ब्रिटिश सम्राट का प्रतिनिधि है, यानी उपराजा है। तो ये नामकरण की वजह से परिवर्तन हुआ। क्लियर? अब देखिए आगे जो प्रोविजंस है वो ये कि कंपनी की समस्त सेना ब्रिटिश सम्राट को सौंप दिया गया। ब्रिटिश कंपनी ने को सौंपा गया। कंपनी यहां जो शासन कर रही थी तो ऐसे ही थोड़ी कर रही थी, बल्कि सैनिक शक्ति के बल पर कर रही थी। सैनिक शक्ति के बल पर भारतीय क्षेत्रों को विजित किया था। तो अब कंपनी का शासन समाप्त होगी तो सेना का क्या होगा? सही बात है। तो सेना ब्रिटिश सम्राट के अधीन चली गई। थल सेना, जल सेना दोनों। उसमें तो वायु सेना थी नहीं। पढ़ाने के कारण ही मत समझिए कि वायु सेना भी सौंप दी गई। वायु सेना तो आपको आएगी 20वीं शताब्दी में। बात समझ में आ रही है? अभी आप पढ़ रहे हैं इतिहास 19वीं शताब्दी का। तो दो ही सेना थी साहब, जल सेना थी और स्थल सेना थी या थल सेना थी। ये दोनों कंपनी से किसको सौंप दी गई? ब्रिटिश सम्राट को। लेकिन इसमें एक बात आप स्मरण रखिए उनको पैसा लेना सर। कि उनकी सेवा शर्तें वही होंगी जो भर्ती के समय उनसे तय की गई थी। इसका मतलब क्या हुआ कि सिर्फ मालिकाना अधिकार चेंज किया गया, यानी अब भारतीय सेना का मालिक कंपनी नहीं होगी बल्कि ब्रिटिश सम्राट होगा, और ये सेना उन्हीं शर्तों पर काम करेगी जिन शर्तों पर पूर्व से वो करते आ रही है। उनके स्थिति में, उनके वेतन में, उनकी सुविधाओं में, उनकी अन्य सेवा शर्तों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया। क्लियर? यस। अब देखिए साहब आगे है कि भारत सचिव को एक निगम निकाय यानी कॉरपोरेट बॉडी बना दिया गया। अब देखिए ये क्या है, पुस्तकों में पढ़ते होंगे, कभी जाना कि निगम निकाय का मतलब क्या होता है? अभी तक कंपनी निगम निकाय जो थी वो दूसरे रूप में थी, लेकिन भारत सचिव को निगम निकाय बना दिया गया। मतलब ये नहीं कि अब भारत सचिव पर मुकदमा किया जा सकता है, वायसराय पर नहीं, भारत सचिव पर, और भारत सचिव किसी पर मुकदमा किया कर सकता है, और ये मुकदमा भारत में भी हो सकता है और ब्रिटेन में भी हो सकता है। तो भारत सचिव को निगम निकाय बनाने का
ये अर्थ हुआ। ठीक है, और अंत में एक टॉपिक और है जो काफी महत्वपूर्ण है, और वो टॉपिक है 1 नवंबर। क्या चीज? 1 नवंबर, सॉरी 1 नवंबर 1858 का महारानी विक्टोरिया की घोषणा। महारानी विक्टोरिया की घोषणा। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है ये। 1 नवंबर इतना सारा जो एक्ट में प्रोविजन थे वो लागू हो गया। उस समय सम्राट नहीं था ब्रिटेन में, बल्कि साम्राज्ञी थी, यानी लेडीज क्वीन थी, और उसका नाम था महारानी विक्टोरिया। तो इसने अपने तरफ से एक उद्घोषणा किया, प्रोक्लेमेशंस किया, ब्रिटेन में ही रह करके, और ये प्रोक्लेमेशन 1 नवंबर 1858 को किया गया। इस घोषणा को उस समय के तत्कालीन जो गवर्नर जनरल थे, जो वायसराय बन गए, जिनका नाम था लॉर्ड कैनिंग, उन्होंने इलाहाबाद में पढ़ा थी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। 1 नवंबर 1858 ईस्वी की घोषणा को कहां पढ़ा था? लॉर्ड कैनिंग ने, इलाहाबाद में। अब इसमें क्या प्रोक्लेम किया गया था, क्या उद्घोष किया गया था महारानी के द्वारा? तो पहली चीज ये कि भारतीय प्रजा को ब्रिटिश प्रजा कहा गया, यानी जिस तरीके से ब्रिटेन के नागरिक हैं, तो भारत के नागरिक भी अब ब्रिटिश नागरिक हो गए। यानी वैधानिक रूप से इस घोषणा के द्वारा ब्रिटेन और भारत अलग नहीं रहा, सिर्फ भूमि अलग रही। तो उस समय तो नागरिकता का कंसेप्ट नहीं उभरा था। नागरिकता की विचारधारा एक प्रकार से आधुनिक विचारधारा है, और ये 20वीं शताब्दी में ग्रेजुअली धीरे धीरे बढ़ता चला गया। खास तौर से इसमें रिजिडिटी जो आती है वो प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। लेकिन अगर इसकी तुलना किया जाए तो कहा जाएगा, कह सकते हैं आप कि महारानी विक्टोरिया ने भारतीय लोगों को अपना नागरिक मान लिया। एक तो ये हो गया। दूसरा, इसमें प्रोक्लेमेशन ये किया गया था कि भारत के किसी भी लोगों के साथ धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर, जाति के आधार पर, रंग के आधार पर कोई भी भेद नहीं किया जाएगा। जैसी सुविधा ब्रिटेन के नागरिक को मिलती है, वैसे ही सुविधाएं जो है वो भारत के लोगों को मिलेगा। तीसरा प्रोक्लेमेशन ये किया गया कि भारत में अब जो भी देशी रियासतें हैं, उनके साथ जो भी एग्रीमेंट पूर्व में की कंपनी ने किया है, वो सबको मान्यता दी जाती है और उनकी स्वतंत्रता को बरकरार रखा जाएगा। अब ब्रिटेन किसी भी के मतलब के क्षेत्र को अपने साम्राज्य में शामिल नहीं करेगी, यानी देशी रियासतों को पूरी तरीके से आजाद रहने का अधिकार दे दिया गया, स्वायत्तता मिला उनको। हाँ। और अगला प्रोविजन ये किया गया कि जो यहां की सामाजिक और धार्मिक स्थिति है, उस स्थिति में ब्रिटेन कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। यहां के लोग अपने सामाजिक और धार्मिक चीजों को करने के लिए पूरी तरीके से आजाद होंगे। महारानी विक्टोरिया की यह घोषणा वास्तव में एक छलावा था, एक कागजी प्रयास था, असंतोष को तुष्ट करने का एक कोशिश थी कि जो कारण 1857 के विद्रोह में पाए जा रहे थे, उन कारणों को समाप्त करने का प्रयास था, ताकि भविष्य में कोई 1857 से बड़ा विद्रोह नहीं हो। क्योंकि ये जितने प्रोक्लेमेशंस थे व्यवहारिक रूप से लागू ही नहीं हुए।
जैसे सरकारी नौकरियों में भेद नहीं किया जाएगा, तो सिर्फ कह दिया गया ना। जिस समय कहा गया उसके बाद 1864 में एक भारतीय बन पाए आईसीएस, ICS सत्येंद्रनाथ। 1868 में 4 भारतीय बन पाए आईसीएस, लेकिन इनको नौकरी नहीं करने दी गई, कोई ना कोई आरोप लगा के हटा दिया गया। इसी प्रकार से देशी रियासतों में हस्तक्षेप किया गया। किसी में उत्तराधिकार का मामला आया, 2 भाई आपस में लड़ गए, तो एक भाई को अपने पक्ष में मिला करके उसको गद्दी पर बैठा दिया गया और उसके माध्यम से उस राज्य पर अधिकार कर लिया गया। यानी आदमी तो रहा वही, लेकिन मर्जी किसकी चल रही थी? तो ब्रिटिश सत्ता की। इसको ब्रिटिश पैरामाउंसी कहा गया, ब्रिटिश सर्वोसत्ता कहा गया। तो इसलिए छात्रों, जो 1 नवंबर 1858 की महारानी विक्टोरिया की घोषणा है, वो एक हाथी का दांत है, जो सिर्फ दिखाने के लिए था, खाने के लिए कुछ और था। तो इतनी सारी बातें थी जो 1858 के भारत शासन अधिनियम से संबंधित थी, जो हमने कहा, आप बताया आपको। हम समझते हैं कि पूरी बात आप समझ गए होंगे, और अगले क्लास में फिर किसी नए विषय के साथ आएंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। धन्यवाद।